हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9 हम आपके लिए लेकर आए। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 8 तक कवर आपको करवा चुके हैं। अगर आपने ये सभी प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पर हम आपको लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। गाइस, अभी तक आप कुल 8 प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुके हैं, जिसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ से आपकी एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। यही चीज हम आपको बार बार बताते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है गाइस? इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो टेलीग्राम एप्लीकेशन, दोनों जगह पर इसकी पीडीएफ डाल दी गई है। आप चेकआउट कर लीजिएगा और इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। एक और चीज बता दूं गाइस, ये जो आबकारी आरक्षक और आपकी पटवारी वाली जो टेस्ट सीरीज है, इनमें हमने बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं, आपकी साइंस से, वो वाली ई बुक डाल दी है हमने, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाली है। इसमें हमने आपसे ये बोला नहीं था कि इसमें ये सारी चीजें मिलेंगी, बट हमने जो है आपके लिए ये किया है, मेहनत की है इतनी। हमने ये खासकर ई बुक आपके लिए बनवाई है बायोलॉजी की, जो कि इसमें डाल दी गई है। और पूरी व्यापम के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस व्यापम के बनते हैं, पूरा है A to Z क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। और डिटेल्ड है ये, क्वेश्चन वाइज नहीं है। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। रॉयल स्टडी स्पेशल ई बुक वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगी। क्लियर है? और आप हमें उसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा कि किस तरह का उसमें कंटेंट है, तो उसका आप जरूर से हमें बताइएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। 400 से अधिक कंटेंट यहाँ पर अभी तक डाला जा चुका है। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। हम भारत का पूरा करंट अफेयर आपको इस चैनल पर कवर करवा रहे हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भारत का पूरा करंट अफेयर एमपी की एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको हम करवा रहे हैं। क्लियर है? हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस, रामनाट्यम किस शास्त्रीय नृत्य का नृत्य रूप है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कथकली। यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रामनाट्यम जो है ये कथकली शास्त्रीय नृत्य का नृत्य रूप है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें कथकली की, तो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। स्पेशली याद रखिएगा, काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? इसके अलावा गाइस, दक्षिण पश्चिम जो भारत है, जो कि विशेषकर मलयालम भाषा क्षेत्रीय जो कि एरिया है, इसमें ये जो है एक हिंदू प्रदर्शन कला का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य इसको बोला जाता है। और ये स्पेशली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस, ये जो नृत्य होता है, इसमें रंगीन मेकअप और इसके अलावा चेहरे में मुकेटा जो होता है, चेहरे पर मुकेटा जिसको मुखौटा बोला जाता है। और अभिनेता जो है, नर्तक, वो आमतौर पर ये चीजें पहनते हैं, अभिनेता के द्वारा पहनी जाती है चेहरे पर मुखौटा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है कि बताइए कौन सा नृत्य होता है जिसमें चेहरे पर मेकअप और चेहरे पर मुखौटा जो है ये अभिनेता नर्तक आमतौर पर लगाते हैं। तो वो आपका कथकली होता है, जो कि केरल राज्य का है, और इसका एक नृत्य रूप है रामनाट्यम। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ से आपकी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। एक और जरूरी सूचना है गाइस आप सभी के लिए। जरूरी सूचना ये है कि आप सभी की डिमांड पर, काफी ज्यादा डिमांड थी आप सभी की कि आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए स्पेशल वीडियोस लेकर आइएगा। तो गाइस, आप सभी के लिए हमने फाइनली मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसमें आपको डेली अब प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करवाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो मैथ्स के लिए अलग वीडियो रहेगा, रीजनिंग के लिए अलग वीडियो रहेगा। हमारे 2 वीडियोस ऑलरेडी चल रहे हैं, एमपी जीके के या जीके के, और दूसरा आपका साइंस का। क्लियर है? तो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो ये वीडियोस भी अब आपको लगातार मिलते रहेंगे। 3 और 4 वीडियोस हमारे हो जाएंगे टोटल। पहले हम मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। जरूरी सूचना है, 2 मिनट आप सुन लीजिएगा। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं गाइस कि ये जो मैथ्स का वीडियोस है, देखिए हमारा ये जो जीके वाला वीडियोस है, ये मॉर्निंग में आता है 10 बजे, और साइंस वाला वीडियो आता है शाम को 6 बजे। क्लियर है? तो इन दोनों वीडियो का टाइम फिक्स है, कौन कितनी बजे आएगा, दोनों का फिक्स है। बाकी मैथ्स का वीडियोस भी आपको जल्द से मिलेगा, आज ही मिल जाएगा आपको ये वीडियो। तो हम ये आपसे चाह रहे हैं कि आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा हमें फटाफट कि ये वीडियो मैथ्स का जो चाह रहे हैं वो कितने बजे, किस टाइम पर आप चाहते हैं। क्लियर है? तो जो भी टाइम आप बताएंगे उसी टाइम पर हम आपको मैथ्स का वीडियो देंगे। क्लियर है? डेली वाइज। तो आप हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा कि किस टाइम पर हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए। क्लियर है? और काफी स्पेशल तरीके से सर आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, जो कि आप थोड़ा सा सपोर्ट भी करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप सभी को बताइए, तो आप सपोर्ट करिएगा। काफी अच्छे तरीके से हम जो है इस सीरीज को लेकर चलेंगे। और गाइस, इस सीरीज में हम मैथ्स के भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपकी एग्जाम में 110% आपकी यहीं से पूछे जाएंगे। क्लियर है? उस तरीके के मैथ्स और रीजनिंग के भी सॉल्व करवाएंगे पूरा। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गाइस, जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर आप मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट किया जा रहा है। क्लियर है? तो आप हमें टाइम जरूर से बता दीजिएगा किस टाइम पर आप चाहते हैं, कमेंट करके जरूर से बताइए। क्लियर है? आइए अगर आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन यानी एमपीसीके की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। 1979 हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, देखिए मध्य प्रदेश में कई सारे एसोसिएशन है,
उनकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। बट ये याद रखिएगा कराटे जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1979 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? थोड़ा सा हम चीजें आपको रिकॉल करवा दें ताकि आपका अच्छे से कवर हो जाए। देखिए गाइस, मध्य प्रदेश में कई सारी अकेडमियां हैं और कई सारे एसोसिएशन हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो अकेडमियां हैं उनको हम आपको अकेडमियां जो है अकादमियां ये हम आपको कवर करवा दे थोड़ी सी, जो भी आपके एग्जाम में बनती है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है कि देश का पहला सेलिंग स्कूल कहां पर है। तो देश का पहला सेलिंग जो स्कूल है ये आपका भोपाल में है, राजधानी भोपाल में। और इसकी जो स्थापना की गई है ये वर्ष 2006 में की गई है, स्पेशली याद रखिएगा। इसके अलावा अगर और अकेडमी की बात करें तो देखिए नेक्स्ट अकेडमी आपकी पुरुष हॉकी अकेडमी है, जो कि आपकी कहां पर है, ये भी आपकी भोपाल में है। भोपाल में है पुरुष हॉकी अकेडमी और इसकी स्थापना कब की गई है, 2007 में की गई है, याद रखिएगा। इसके अलावा मार्शल आर्ट अकादमी, कुश्ती, जूडो और कराटे अकादमी, तो ये जो सभी अकेडमियां हैं ये कहां पर है, तो ये भी आपकी भोपाल में है और इनकी स्थापना भी वर्ष 2007 में इन सभी की गई है। इसके अलावा स्पेशली अगर हम बात करें महिला हॉकी अकेडमी की तो ये ग्वालियर में है, आपकी ग्वालियर महिला हॉकी अकेडमी और इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2006 में। क्लियर है? इसके अलावा शूटिंग अकेडमी की अगर हम बात करें तो वर्ष 2010 में इसकी स्थापना की गई है और ये कहां पर है, तो भोपाल में है। कौन सी? शूटिंग अकेडमी। इसके अलावा अगर आप बात करें कि स्विमिंग अकेडमी कहां पर है, तो स्विमिंग अकेडमी है ये आपकी स्थापना की गई है वर्ष 2008 में और ये कहां पर है स्विमिंग अकेडमी, तो ये है आपकी होशंगाबाद में। होशंगाबाद में ये आपकी है, इनका अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसके अलावा मलखम का तो आप सभी को बताइए कि मलखम अकेडमी कहां पर है, तो मलखम जो अकेडमी है ये आपकी उज्जैन में है, उज्जैन में, और इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2018 में। क्लियर है? वर्ष 2018 में स्थापित है ये, है ना। इसके अलावा इंपोर्टेंट लेवल की और भी है, देखिए जैसे कि क्रिकेट एकेडमी, तो क्रिकेट एकेडमी कहां पर है, तो ये आपकी शिवपुरी में है। क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी में है मध्य प्रदेश की और 2016 में इसकी स्थापना की गई है, शुरुआत हुई है। क्लियर है? एथलेटिक्स एकेडमी की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी भोपाल में है और 2016 से शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश की स्पेशल एक और रह गई है तीरंदाजी अकेडमी, और तीरंदाजी जो अकेडमी है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, याद रखिएगा। वर्ष 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारी अकेडमियां हैं जो कि हमने रिकॉल आपको करवा दी है, आप याद रखिएगा। एक नजर हम आपको स्टेडियम ऑफ थोड़ा सा कवर करवा दें ऊपर ताकि आपको याद रहे। जैसे कि ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है, तो ये आपका भोपाल में है। इसी तरह नेहरू स्टेडियम आपका इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम जो कि सबसे फेमस है ये ग्वालियर में है। इसके अलावा गाइस भोपाल की अगर हम बात करें, देखिए ऐशबाग स्टेडियम है और आपका तात्या टोपे स्टेडियम है भोपाल में। बाबे अली स्टेडियम भी भोपाल में है आपका, और इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में। 4 स्टेडियम है, चारों के नाम आप याद रखिएगा। ऐशबाग स्टेडियम और आपका तात्या टोपे स्टेडियम जिसको टीटी नगर स्टेडियम बोला जाता है, बॉबे अली स्टेडियम और इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। क्लियर है? इसके अलावा इंदौर की बात करें तो इंदौर में आपका नेहरू स्टेडियम हो जाएगा। नेहरू के बाद में आपका अभय खेल प्रसार एक होलकर स्टेडियम इंदौर में है आपका। क्लियर है? तो ये इंदौर के स्टेडियम हो गए हैं आपके। इसके अलावा अगर जबलपुर की बात करें तो देखिए जबलपुर में है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर जबलपुर में, और अशोक पटेल स्टेडियम है जबलपुर में, है ना। इसके अलावा ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में सबसे पहले नंबर पर आता है रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है आपका। और मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन जो अकेडमी है ये भी आपकी ग्वालियर में है, जो कि हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। याद रखिएगा इन सभी के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछ जाते हैं, है ना। इसके अलावा भी और भी कई सारे स्टेडियम है, जैसे कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो कि रीवा में है आपका। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको याद हमने करवा दी है। अब आगे से आप याद रखिएगा, रिकॉल करवा दिए। अगर आपसे क्वेश्चन बने आप आगे से तो आप अच्छे से याद इनको रखिएगा और जवाब दे दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1215 में मैग्ना कार्टा के अंग्रेजी दस्तावेज ने क्या स्थापित किया था। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हर कोई कानून के अधीन है यहाँ तक कि राजा भी। हर कोई कानून के अधीन है यहाँ तक कि राजा भी, हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 1215 में मैग्ना कार्टा के अंग्रेजी दस्तावेज ने यह स्थापित किया था कि हर कोई कानून के अधीन होता है या कानून के अधीन है, तो यहां से हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, महास्तूप के कितने द्वार है। सही जवाब क्या रहेगा हमारा, महास्तूप के कितने द्वार है। और इस क्वेश्चन में कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये महास्तूप तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है आप सभी ने बट आपको याद नहीं आ रहा है, और ये महास्तूप वर्ड जो दे दिया है इसमें आप कंफ्यूज हैं। क्लियर है? तो महास्तूप के कितने द्वार है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा यहाँ से 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। महास्तूप के कुल 4 द्वार है, याद रखिएगा। इसको द्वार को तोरण भी ऐसे बोला जाता है, तो द्वार तोरण अगर आपको दे दे तो आप कंफ्यूज मत होगा। क्लियर है? तो महास्तूप पहले हम आपको क्लियर कर दें, ये महास्तूप क्या है। गाइस आप सभी को याद होगा सांची जो है, सांची का स्तूप, इसको महास्तूप भी बोला जाता है।
सांची के स्तूप को महास्तूप भी बोला जाता है। तो यहाँ से आप क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन आपका बना है महास्तूप यानी सांची के स्तूप के कितने द्वार है, तो 4 द्वार है ना। और दूसरे फॉर्मेट में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आप सभी जो है समझ पाते हैं। क्वेश्चन बनता है दूसरे फॉर्मेट में कि सांची का महास्तूप के कुल कितने तोरण द्वार है, तो उसके 4 द्वार है, जो कि 4 तोरण द्वार बोला जाता है। गाइस सांची का जो स्तूप है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के। और इसके अलावा ये एक बौद्ध स्मारक है जो महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए महास्तूप इसको बोला जाता है। और भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जो रायसेन जिला है यहाँ पर ये स्थित है। सांची टाउन है यहाँ पर, जिसको गांव बोला जाता है। यहाँ पर एक पहाड़ी की चोटी पर ये स्थित है सांची के स्तूप। क्लियर है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सांची के स्तूप भोपाल से किस ओर है ना। तो स्थिति आपको बताना है कि सांची के स्तूप की स्थिति भोपाल से किस ओर है ना। तो यह जो है सांची के स्तूप ये भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है ना। भोपाल यहाँ पर है तो उत्तर और पूर्व है ना, तो इस साइड आपका आएगा, इस साइड उत्तर पूर्व में ये स्थित है भोपाल के, याद रखिएगा। और गाइज याद होगा आप सभी को, वैसे तो बताने वाली कोई चीज ही नहीं। सांची के जो स्तूप है ये जो है भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। और मूल रूप से इसको किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसको स्थापित किया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। और इस स्तूप के मूल निर्माण कार्य की जो देखरेख की थी वो किसने की थी, तो अशोक ने की थी, याद रखिएगा। और उनकी पत्नी जो थी सम्राट अशोक की, उनका नाम था देवी, जिनको कई सारी बुक्स में आपको श्रीदेवी मिलेगा और कई सारी बुक्स में अलग नाम आपको मिलेगा, है ना। तो देवी हम यहाँ पर मान के चलेंगे, जो भी ऑप्शन आपको अब मिले, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। क्लियर है। और यहाँ पर विदिशा एक गांव है, विदिशा शहर है एक, आपको पता होगा रायसेन के पास में। तो यहाँ की एक व्यापारी थे, उनकी बेटी थी ये इनकी पत्नी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। और उन्हीं के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में 4 विस्तृत नक्काशीदार जो तोरण जिनको बोला जाता है, पूरी सजावट और संरचना को घेरे रखने वाला एक कटघरा यहाँ पर जोड़ा गया था सांची में। तो ये अशोक की देखरेख में ही बनाया गया था और अशोक के द्वारा ही निर्माण इसका करवाया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गाइस यहाँ पर जो सांची के स्तूप है, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर जो सांची के स्तूप है इनकी खोज सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपका बनता है। और यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि 1881 तक खजाने की जो खोज करने वाले शौकिया और पुरातत्वविद हैं, इन्होंने स्तूप को व्यापक नुकसान पहुंचाया था। और जिसके बाद प्राचीन स्मारक को बहाल करने के लिए उचित कदम भी उठाया गया था। तो इस तरह से भी यहाँ पर चीजें हुई थी। और 1818 में ही जनरल टेलर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी था, उनके द्वारा जो कि अंग्रेजी में सांची स्तूप के अस्तित्व का दस्तावेजीकरण यहाँ पर किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1818 में किया गया था। हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो ये याद रखिएगा, थोड़े से एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको पूरा डिटेल के साथ में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष आदिवासी कल्याण के लिए गांधी दर्शन योजना और वन मित्र पोर्टल लॉन्च किया था। सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा वर्ष 2019 में। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में आदिवासी कल्याण के लिए गांधी दर्शन योजना और वन मित्र पोर्टल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है। इन दोनों में हमने बायोलॉजी की स्पेशल ई बुक डाल दी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिएगा, काफी स्पेशल है और स्पेशल डेडिकेटेड आपके लिए ही इसको डिजाइन हमने करवाया है। क्लियर है। जो कि आपके लिए इसमें इस कोर्स टेस्ट सीरीज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके साथ में जो टेस्ट सीरीज है इसके साथ में ही हमने डाल दी है। क्लियर है। इसके अलावा गाइस हमारी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त की यहाँ पर बात की गई है, लोकायुक्त की यहाँ पर बात की गई है। अब ये जो है थोड़ा सा मैसेज स्पेल हो गया है, माफी चाहेंगे इसके लिए। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त जो है इनका नाम बताना है और सही जवाब रहेगा यहाँ पर न्यायमूर्ति NK गुप्ता। यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार आपसे पूछा है, सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड अलीराजपुर जिला। यहाँ की जनसंख्या माफ कीजिएगा, यहाँ की साक्षरता जो दर है ये सबसे कम है, सबसे कम साक्षरता है यहाँ की अलीराजपुर की। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता जो दर है ये अलीराजपुर जिले की है ना। और इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि अलीराजपुर जो है इसको भारत का सबसे गरीब शहर कौन सा है। तो ये अलीराजपुर ही है, इसको भारत का सबसे गरीब शहर माना जाता है।
और यहाँ पर 70% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत का सबसे गरीब शहर माना जाता है। तो याद रखिएगा, ये नया फैक्ट आपको पता चला है, आप स्पेशली याद रखिएगा। और गाइस 2011 में की जो जनगणना है उसके आधार पर भारत में सबसे कम जो साक्षर जिला है या कम साक्षरता या कम साक्षर जिला ये आपका अलीराजपुर जिला ही है। क्लियर है? तो यहाँ से इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है। और अगर हम इसके अपोजिट जाएं और हम देखें कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो ये जबलपुर जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागा बाबा के नाम से विख्यात दिगंबर संप्रदाय की खड़ी जैन प्रतिमा कहाँ मिल सकती है? इसका क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। देखिए, नागा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है, दिगंबर संप्रदाय की खड़ी जैन प्रतिमा कहाँ मिल सकती है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा घनखोर में। घनखोर, यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों को कितनी हिस्सेदारी प्रदान की है? सही जवाब रहेगा यहां से 41%। 41% यानी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों को 41% हिस्सेदारी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, बेगा स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? बेगा जो जनजाति के लोग हैं, है ना, ये स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? सही जवाब रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, द्रविड़। द्रविड़ के वंशज ये मानते हैं बेगा स्वयं को। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। गाइस यहाँ पर वर्ड आया है बेगा, और बेगा के बारे में थोड़ी सी डिटेल कवर करवा दें आपको, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। बेगा जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है बेगा जनजाति। और ये जो जनजाति है गोंड जनजाति की उप जनजाति है। बेगा जो जनजाति है ये गोंड जनजाति की उप जनजाति है, और ये खुद को द्रविड़ का वंशज मानते हैं। क्लियर है? और ये जो जनजाति है बेगा जनजाति, ये मुख्य रूप से बुरहा देव की पूजा करती है। बुरहा देव या फिर इनको बूढ़ा देव भी बोला जाता है, बूढ़ा देव। तो ये याद रखिएगा, बुरहा या बूढ़ा दोनों वर्ड आपके आते हैं एग्जाम में। क्लियर है? तो ये जो है बूढ़ा देव जो होते हैं, बुरहा देव, बूढ़ा देव, इनको अपना इनकी पूजा करते हैं ये बेगा जनजाति के लोग। और इसके अलावा गाइस ठाकुर देव, खेर माई और दूल्हा देव, बोरी माई, नारायण देव, इन सभी की पूजा बेगा जनजाति के लोग करते हैं। क्लियर है? और इनके कई सारे नृत्य हैं बेगा जनजाति के। कौन कौन से नृत्य है वो हम आपको रिकॉल करवा दें, जैसे कि बेगानी नृत्य हो गया, कर्मा, सेला, बिल्मा। इसके अलावा परधोनी इनका सबसे फेमस है बेगा का, फोग, जारपत और गेंडी। ये जो है बेगा जनजाति के प्रमुख नृत्य है, याद रखिएगा। और ये जो जनजाति है बेगा जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी सतपुड़ा एरिया है यहाँ पर ये पाई जाती है, मंडला जिले में। इसके अलावा डिंडोरी जिला हो गया, बालाघाट जिला हो गया, और इसके अलावा बघेलखंड जो क्षेत्र है इसमें भी ये पाए जाते हैं। तो ये जिले हमने स्पेशली बता दिया और आपको क्षेत्र भी बता दिया, पूर्वी सतपुड़ा और बघेलखंड में पाए जाते हैं जिले मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। क्लियर है? बेगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। अब बेगा तो हमने क्लियर आपको करवा दिए, थोड़ी सी हम भील के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, आसानी से आप बना लेंगे। देखिए, भील जो जनजाति है ये भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। दो चीजें तो यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में ये पूरे मध्य प्रदेश में पाए, भारत में अगर पूरे भारत में बात करें तो ये एक तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर राजस्थान में, और तीसरे महाराष्ट्र और गुजरात, है ना। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में ये भील जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं आपको। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति ये है भील जनजाति। इसी तरह अगर हम गोंड को थोड़ा सा कवर करवाएं तो गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जो जनजाति है ये जनजाति बेसिकली कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सागर और दमोह में। तो ये जो जिले हैं इनमें गोंड जनजाति पाई जाती है। और जो गोंड जनजाति है ये याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे जो बड़ी जनजाति है ये गोंड जनजाति है। यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो आप ये याद रखिएगा। और सबसे फेमस आपका एक और रह गया है भारिया जनजाति। देखिए, जो भारिया जो जनजाति है ये कहाँ पर रहती है इसका आप सभी को पता होगा। पातालकोट जो घाटी है छिंदवाड़ा जिले में, तामिया विकासखंड के अंतर्गत आता है पातालकोट, वहां पर ये भारिया जो जनजाति है ये पाई जाती है। और इसीलिए जानी जाती है सबसे ज्यादा। गोंड जो जनजाति है उनके छोटे भाई के रूप में ये भारिया जनजाति के लोग माने जाते हैं, या इनको ये मानते हैं गोंड के छोटे भाई के रूप में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल ने मध्य प्रदेश के रिक्त स्थान राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही जवाब हमारा यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 30वीं, है ना। मंगू भाई छगन भाई पटेल ने मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है।
हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है गाइस? यहाँ पर एक और काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर आप अभी विकिपीडिया को ओपन करेंगे गूगल पर, तो आपको यहाँ पर इस पेज पर जाएंगे राज्यपाल वाले मंगूभाई छगन भाई पटेल जी के पेज पर, तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में हम आपको 30 बता रहे हैं और यहाँ पर 19 दिखा रहे हैं, तो कौन गलत बता रहे हैं? गाइस गलत नहीं बता रहे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन ये है कांस्टेबल में, और इसमें यही ऑप्शन दे रखे हैं। 30वें नंबर ये आपका सही जवाब है। अब ये 19वें कैसे हुआ? तो फिर गाइस यहाँ पर हम थोड़ी सी चीजें क्लियर करवा दें। ये जो है व्यक्ति के रूप में है, यानी कि मंगूभाई जो छगन भाई पटेल है, ओवरऑल क्रम अगर हम देखें अब तक जितने भी राज्यपाल बने हैं उनके क्रम में 30 नंबर के ये हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल, और व्यक्ति के रूप में 19 नंबर के हैं। तो ये दोनों आप कंफ्यूजन आपके लिए आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। मंगूभाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है ना, तो ये याद रखिएगा। और ये कब बने हैं? तो ये बने हैं, इन्होंने पदभार जो ग्रहण किया है ये 6 जुलाई को किया है 2021 में। 6 जुलाई 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है मंगूभाई छगन भाई पटेल, स्पेशली याद रखिएगा आप, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन ही बनता है कि इनसे पहले कौन थी राज्यपाल? तो आनंदीबेन पटेल थी, आप सभी को पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल कौन थे? इनका नाम है एच वी पाटस्कर। एच वी पाटस्कर मध्य प्रदेश के में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले जो कि राज्यपाल है, तो एच वी पाटस्कर इनका नाम है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन है या कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम जो राज्यपाल थे इनका नाम है कुंवर महमूद अली। कुंवर महमूद अली इनका नाम है, कुंवर महमूद अली खान भी आप इनको बोल सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे, है ना, जो कि 10वें नंबर के राज्यपाल थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आप सभी को बताइए पट्टाभी सितार मियां, जो कि मध्य प्रदेश के पहले नंबर के राज्यपाल थे। क्लियर है? और इनका क्रम अगर आपसे पूछा जाए पहले नंबर वाले का, तो आप याद रखिएगा 1956 से 1957 तक ये रहे थे। 1957 तक, 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक ये राज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोरनेटो की तीव्रता को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? सही जवाब रहेगा फुजीता स्केल का यूज किया जाता है। टोरनेटो की तीव्रता को मापने के लिए फुजीता स्केल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एक्वेस्टिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? सही जवाब रहेगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड, जापान। विश्व एक्वेस्टिक्स जो चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी जापान देश के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में असत्य कथन आपका चयन करना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो असत्य कथन इसमें से दे रखा है आपको, ये दे रखा है उन्होंने 1940 के बाद मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया। ये कथन गलत है, तीसरे वाला, बाकी सभी सही है। जिन्ना ने लखनऊ पैक्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत थे और वहां पाकिस्तान की मांग के प्रमुख प्रवक्ता बने। क्लियर है? तो ये सभी 3, 1, 2 और 4 जो है ये सही है, बाकी तीसरे नंबर का जो है ये असत्य कथन है अली जिन्ना के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमिस उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो हेमिस उत्सव जो है ये है लद्दाख से संबंधित। लद्दाख यहाँ से हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। और हेमिस महोत्सव के बारे में थोड़ी सी डिटेल कवर करें तो देखिए, ये जो महोत्सव है, उत्सव है, ये प्रत्येक वर्ष गुरु पद्म संभव की जयंती पर बेसिकली मनाया जाता है ना। और बुद्ध के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करने वाला यह नृत्य है। याद रखिएगा ये हेमिस जो नृत्य है ये बुद्ध के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करने वाला नृत्य है, जो कि ये विश्व प्रसिद्ध है। बेसिकली याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध नृत्य है ये, और इसीलिए आपके एग्जाम में ज्यादातर यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। ये जो महोत्सव है इसका सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण क्या है? तो हेमिस महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण है ये रहस्यवादी मुखौटा नृत्य यहाँ पर होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है हेमिस उत्सव का सबसे आकर्षण हिस्सा। क्लियर है? इसके अलावा लद्दाख में मुखौटा नृत्य को क्या बोला जाता है? तो इनको छम नृत्य भी बोला जाता है। छम नृत्य भी इनको बोला जाता है। मुखौटा जो पहन के नृत्य करते हैं, मुखौटा नृत्य को लद्दाख में छम नृत्य भी बोला जाता है। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1643 में दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस किले का जो निर्माण करवाया था ये फतेह सिंह ने करवाया था। फतेह सिंह हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी? तो ये 4 राज्यों को मिलाकर की गई थी। 4 राज्य यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पडवानी लोक से यानी पडवानी लोक कला से संबंधित है? अब देखिए पडवानी जो लोक कला है इससे संबंधित जो है इनमें से तीजन भाई हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा। तीजन भाई फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
इंडस मेगा फूड पार्क जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। खरगोन हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा स्थान महाराजा छत्रसाल के राज्य की राजधानी थी? तो देखिए महाराजा छत्रसाल के राज्य की जो राजधानी थी ये पन्ना थी। पन्ना यहाँ से हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना के जवाब में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था क्रिप्स जो प्रस्ताव था, इसके जवाब में है ना 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ से हमारा 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संजय जगदाले एक पूर्व है रिक्त स्थान है। तो संजय जो जगदाले हैं ये एक पूर्व क्रिकेटर है। क्रिकेटर यहाँ से हमारा 1st ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों में सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है या कराई जाएगी? तो ये जो कराई जाएगी ये 3 वर्षों में कराई जाएगी सब्सिडी उपलब्ध। 3rd ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? देखिए नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? देवगढ़ जो साम्राज्य था इस पर जो कब्जा किया था इन्होंने ये 1743 में किया था। 1743 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश मानव अधिकार के जो अध्यक्ष हैं ये है मनोहर ममतानी। मनोहर ममतानी हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अभी हाल ही में इनको बनाया गया है, स्पेशली ये आपकी न्यू अपॉइंटमेंट है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बने हैं ये मनोहर ममतानी है। 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। काफी ज्यादा यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये नियुक्ति है नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में बनते भी हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा मनोहर ममतानी जो है ये मानव अधिकार आयोग के पहले सदस्य थे, इनको अब अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप आसानी से आई थिंक क्लियर कर देंगे। अब्दुल कादर खत्री को किस वर्ष प्रतिष्ठित यूनेस्को और विश्व शिल्प परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब्दुल कादर खत्री को सही जवाब रहेगा वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में अब्दुल कादर खत्री को प्रतिष्ठित यूनेस्को और विश्व शिल्प परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजाज पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने, वहां किस देश से हैं? सही जवाब रहेगा न्यूजीलैंड देश से है एजाज पटेल। याद रखिएगा हमारा 2nd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एजाज पटेल जो है न्यूजीलैंड से हैं, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। तो यहां से हमारा 2nd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत पितामह किसे कहा जाता है या कहा गया है? तो कर्नाटक संगीत के जो पितामह कहा गया है ये कहा गया है पुरंदर दास को। पुरंदर दास हमारा 1st ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है, कितने प्रतिशत है? यानी कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कुल वन जो क्षेत्र है ये कितने प्रतिशत है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थान है, और यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखा है उसे आपको समझ जाना है। क्लियर है कि क्या पूछना चाह रहा है? तो मध्य प्रदेश का कुल जो वन क्षेत्र है कुल क्षेत्रफल का ये है 30.72%। हमारा 1st ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी को बताइए कि मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है ये है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और कहीं बुक्स में आपको 245 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये है आपका और ये है, दोनों आप याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में मिले उसको आपको क्लिक करना है। तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसमें से अगर हम वन क्षेत्र की बात करेंगे, इसका वन क्षेत्र कितना है मध्य प्रदेश का, तो वन क्षेत्र जो है ये है 94,689 है ना। तो ये कुल वन क्षेत्र का ये जो 94,689 जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो ये वन क्षेत्र है ये कितना प्रतिशत है? ये 30.72% है। ये इसीलिए यहाँ से पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैली भक्ति संगीत से संबंधित नहीं है? माफ कीजिएगा है। तो निम्न में से कौन सी शैली भक्ति संगीत से संबंधित है? सही जवाब रहेगा ध्रुपद शैली। ध्रुपद जो शैली है ये भक्ति संगीत से संबंधित शैली है। हमारे यहाँ से 1st ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, जो भी इस वीडियो में कवर किए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन बनेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली तो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, और आगे इन क्वेश्चनों की संख्या भी इंक्रीज हम कर देंगे अगर आपकी डिमांड रही तो, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और आपको कवर करवा देंगे। क्लियर है? बाकी सीरीज को हम एग्जाम से पहले आपको कवर करवा देंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरी आपको कंप्लीट करवा देंगे। भले एक दिन में हमको 100 या 200 जो क्वेश्चन है ये क्यों ना लाने पड़े। क्लियर है? तो पूरी कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले। बस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आप कार्य आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है ना। कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आप कार्य आरक्षक की एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और ये हमारी एमपी जीके की ईबुक एमपी करंट अफेयर की 2022 की, इसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।